नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका मणिपाल और आपका स्वागत है खूनी कहानी चैनल पर, जहां डर और रोमांच के हर पहलू से आपका सामना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या यह सिर्फ कहानी है या सच? छुक 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 अचानक ही ट्रेन ने हॉर्न दिया। अमन समझ गया कि शायद कोई स्टेशन आ गया है। वो अपने स्लीपर डिब्बे में से झांक कर देखा, लिखा था सुजानगढ़। हां, यही नाम लिखा हुआ था स्टेशन पर। आज दोपहर की ट्रेन से ही वो नवलगढ़ के लिए निकला था। पुरातत्व विभाग में कंस्ट्रक्शन विभाग का अधिकारी था। वो कल ही बड़े अफसर ने उसे अपने केबिन में बुलाया था। वो जानते थे कि अमन को अजीबोगरीब जगह पर काम करना कितना एक्साइटेड करता है। वो पूरे जोश के साथ वहां काम करता है, खासकर जहां भूत प्रेत जैसी बातें प्रसिद्ध हो उस जगह के लिए। वहां पर अमन बड़े ही मन लगाकर काम करता है। बस उसके इसी शौक को जानते हुए बड़े अफसर ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अमन, माय डियर, हमने सुना है तुम रहस्यमय जगहों पर काम करके खुश होते हो, तो तुम्हारे लिए एक काम है। यहां से 12 घंटे की दूरी पर नवलगढ़ है। वहां के किले का रिनोवेशन करना है। वो जगह 200-300 सालों से ऐसे ही पड़ी है। सरकार का मानना है कि इसे रिनोवेट करके पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन 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 क्या सर? अमन ने उत्सुकतावश पूछा। उस जगह के लिए यह प्रसिद्ध है कि वहां ना जाने क्या है। जो भी उस किले की मरम्मत के लिए जाता है वो वहां पर काम नहीं कर पाता। या तो वो छोड़कर भाग आता है या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। तुमसे पहले भी बहुत से अफसर वहां गए हैं, लेकिन कोई भी वहां टिक नहीं पाए। ओके सर, तो ये था लेकिन का मतलब। अपने बहुत ही सही इंसान को चुना है इस काम के लिए। हम वहां जाएंगे भी और काम भी करके दिखाएंगे। आई होप सो। अमन, हमें आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि ये काम हमें 2 साल से मिला हुआ है। अब ऊपर से दबाव बढ़ने लगा है। सरकार भी पूछताछ कर रही है कि इतनी बढ़िया लोकेशन पर वो किला होने पर भी वो इतने सालों से वीरान क्यों पड़ा है। सर, आप किसी बात की चिंता ना करें। मैं कल ही अपने पूरे स्टाफ के साथ उस जगह चला जाता हूं और काम देखकर आपको फोन पर बता दूंगा कि वो कितने दिन में हो जाएगा। ये कहकर अमन बड़े साहब के कमरे से निकलकर अपने केबिन में आया और सीधा अपने लैपटॉप पर बैठकर उस जगह को गूगल सर्च करने लगा। लेकिन बहुत कम ही उस रियासत के विषय में लिखा हुआ था। नवलगढ़ रियासत के राजा शमशेर सिंह थे। सुना था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ करवाए, दान दिए, तब जाकर एक लड़का हुआ था उन्हें। बस ये सब लिखा हुआ था। इससे आगे कुछ भी नहीं लिखा था। हां, एक बात जरूर लिखी थी कि इतना सुंदर और रमणीय स्थल होने पर भी वो किला सुनसान पड़ा था। ऐसा क्यों था, उसका कोई भी जिक्र वहां नहीं था। अमन को यह बात बड़ी अजीब लगी कि नेट पर उस जगह की तस्वीरें देखकर वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन फिर भी सुनसान पड़ी है। ऐसा क्यों है? जरूर कोई बात है उस जगह में जिसका जिक्र भी इंटरनेट पर नहीं है। अब तो जाकर ही पता चलेगा कि आखिर क्या राज है। उस जगह में जो कोई भी अधिकारी वहां ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता, अगर टिकता है तो वो पागल हो जाता है। बस अमन को अपना पसंदीदा काम मिल गया था। वो हमेशा से ही खुराफाती दिमाग वाला था। उसकी मां अक्सर उसे डांटती थी कि क्या तुम सारा दिन भूत प्रेत से संबंधित जानकारी और फिल्म किताबें पढ़ते रहते हो। देखना अमन, एक दिन अगर सही में भूतियत से वास्ता पड़ा तो ये सब पढ़ना भूल जाओगे। अमन भी हंसते हुए कहता, देखते हैं मां, क्या होगा उस वक्त। लेकिन अब तो मन में यह जबरदस्त ख्वाहिश है कि एक बार भूत से मुलाकात हो जाए, लेकिन वो मिलते ही नहीं। मां की बातों को वो अक्सर हंसी में उड़ा देता था, लेकिन उसका यह मानना तो था कि अगर भगवान है तो शैतान भी जरूर है, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जैसे दिन के साथ रात, सुख है तो दुख भी है, तो फिर भगवान है तो शैतान भी है इसी दुनिया में। जिसके चलते वो कभी कभार तांत्रिक ओझाओं के यहां भी जाया करता था, उनसे यह विद्या सीखने के लिए। एक जनूनी हद तक अमन में इन विद्याओं को सीखने की चाह थी। साथ ही मां भगवती के मंदिर में भी वो जाता था। वहां की गुरु मां से विशेष लगाव था उसका। वो भी माता रानी की विशेष भक्तों में मानी जाती थी। डाकिनी, शाकानी आदि के विषय में उन्होंने ही अमन को ज्ञान दिया था।
वो हर मंगलवार और शनिवार विशेष पूजा में गुरु मां के साथ सम्मिलित होता था। कभी कभार किसी के यहां भूत प्रेत बाधा होती थी तो उसी मंदिर की पुजारिन गुरु मां को ही लोग बुलाकर ले जाते थे। साथ में अमन भी गया था एक दो बार। एक बार भूतों की चपेट में आते आते बचा था। अमन तब से गुरु मां ने उसे मना कर दिया था अपने साथ ले जाने के लिए। वो कहती थी कि एक बार तुम इन विद्याओं में पारंगत हो जाओ, फिर कहीं भी जा सकते हो। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा सामना किससे हो रहा है तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। अब अमन बहुत हद तक इन विद्याओं में माहिर हो गया था। एक बार ऑफिस में उसके एक कलीग ने एक मकान किराए पर लिया था। उसमें अजीबोगरीब हरकतें होती थी रात के समय। फिर रसोई घर का नल अपने आप चल पड़ता तो कभी बर्तन धड़ाधड़ गिरने लगते। कभी ऐसे लगता जैसे पूरे घर में पायल पहन क्रूर कोई चल रहा है। वो बेचारा बड़ा ही परेशान रहता था। नया नया आया था उस शहर में, किसी को जानता भी नहीं था। सारी रात जागते रहने से उसकी आंखें सूज गई थी। एक दिन अमन ने उससे पूछा, क्या बात विनोद, आजकल बड़े चुपचाप रहते हो? अमन ने इतने अपनेपन से पूछा कि विनोद की आंखें भर आई, क्योंकि इतने बड़े शहर में कोई भी नहीं था जिससे विनोद अपने मन की बात कह पाता, और ना ही वो घर बदल सकता था, क्योंकि इतनी मुश्किल से इंडिपेंडेंट घर मिला था। जब अमन ने उससे पूछा तो आंसू पोंछकर विनोद बोला, यार एक बात करनी थी तुमसे। वो बात भी मैं तुमसे इसलिए कर रहा हूं कि तुम इन सब चीजों में विश्वास करते हो। हाँ, निसंकोच बताऊं, अपने मन की बात मैं भी देख रहा हूं। तुम इन दिनों बहुत परेशान रहते हो, जिसका असर मैं तुम्हारे काम पर भी देख रहा हूं। बात ऐसी है यार, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक मकान किराए पर लिया है। 2 महीने का एडवांस दे चुका हूं, वो भी किसी से उधार लेकर। लेकिन यार उस घर में जब से गया हूं रातों की नींद ही उड़ गई है। क्यों, ऐसा क्या है उस मकान में? यार शाम को जब घर पहुंचता हूं तो सुबह का साफ सुथरा किया हुआ घर सारा बिखरा मिलता है। कभी बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता है तो कभी रसोई घर का। कल तो हद ही हो गई, सेल्फ पर रखे बर्तन धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। मैं जैसे तैसे भूखे पेट ही अपने पलंग पर रजाई ओढ़कर लेट गया तो ऐसे लगा जैसे कोई पायल पहनकर यहां से वहां और वहां से यहां दौड़ रहा है। मैंने रजाई को कस के पकड़ लिया और मुंह अंदर दे लिया ताकि मुझे आवाज ना सुने, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने मेरी रजाई की एक झटके में खींचकर फर्श पर डाल दिया। भरी सर्दी की रात में भी मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैं तुरंत मेन डोर की ओर भागा और सिटकनी खोलकर बाहर भाग और रात को ही सौरभ के घर जाकर सोया। ये कहकर विनोद फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो और मकान ले ले। अमन बड़े ही गौर से उसकी बातें सुन रहा था। फिर वो बोला, विनोद क्या कभी कुछ दिखाई भी दिया है वहां पर? नहीं, बस वो अदृश्य शक्ति केवल अपने होने का एहसास करवाती है। विनोद तुम अब अपने आप को अकेला महसूस मत करो। जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तुम मेरे घर आकर रह सकते हो। मैं तुम्हारे घर? क्यों नहीं भाई, देखो ज्यादा बड़ा घर तो नहीं है हमारा। हां, दिलों में बहुत जगह है हमारे। अमन ने हंसते हुए कहा, तुम भी ये कैसी बातें कर रहे हो? इतने बड़े शहर में तुमने मुझे अपना समझकर अपने घर में रहने को बोला, ये कितनी बड़ी बात है। विनोद ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, विनोद कल संडे है इसलिए ऑफिस तो जाना नहीं है। आज शनिवार की रात है। आज तुम्हारी जगह मैं सोऊंगा तुम्हारे घर में और मैं देखता हूं कि आखिर क्या है उस घर में। अमन ने विनोद को ढांढस बंधाया और अपने केबिन में आ गया। शाम को 5 बजे अमन ने विनोद को अपनी बाइक पर बैठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। पहले विनोद को अपने घर छोड़कर और मां से उसका परिचय करवाकर अपने कमर में ले गया और बोला, विनोद आज तुम यहीं सोना, मैं कुछ जरूरी सामान लेकर तुम्हारे घर जा रहा हूं। यह कहकर अमन ने कुछ जरूरी सामान जैसे गंगा जल, अलौकिक स्वास्तिक, माता रानी की मूर्ति और एक माला अपने झोले में लेकर वो विनोद के घर के लिए चल पड़ा। अमन थोड़ी ही देर में विनोद के घर के आगे खड़ा था। अमन ने सोचा पहले आस पड़ोस से इस घर के विषय में पूछना चाहिए, इसलिए उसने उस मकान के बिल्कुल सामने एक चाय की टपरी थी, वहां जाकर चाय वाले से 1 कप चाय बनाने को कहा और सामने पड़े बेंच पर बैठ गया। उससे मकान की ओर देखते हुए उसने चाय वाले से पूछा, और भाई कितने सालों से यहां चाय का काम कर रहे हो?
साहब, जब ये जगह बिल्कुल उजाड़ थी तभी से मैं अपनी चाय की दुकान चला रहा हूं। फिर तो तुम आसपास के घरों के विषय में सब कुछ जानते होंगे। हां साहब, तकरीबन सभी घरों के विषय में जानता हूं। तो फिर ये सामने वाले घर में ऐसा क्या है कि यहां रात को कोई सो नहीं पाता? साहब, वो सोने ही नहीं देंगे इस घर में किसी को। कौन? वहीं जिसके ऊपर दुनिया के जितने जुल्म होते हैं वो सब किए गए थे, एचएस की थी। आखिरकार जब उसकी सांसें थम गई तब जाकर इस घर के लोगों को चैन मिला। काका, जरा खुलकर बताओ ना कि क्या हुआ था उसके साथ। साहब, ये मकान बद्री प्रसाद जी का था। बेचारे बहुत सीधे साधे इंसान थे। कितनी ही बार घरवाली से दुखी होकर मेरी दुकान पर चाय पीने आते थे। उनकी घरवाली क्या थी, बस पूछो ही मत। क्लेश का दूसरा नाम थी। सारा दिन उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी। एक ही बेटा था उनका, एक नंबर का बिगड़ैल और अय्याश। मां का पूरा हाथ था उसको बिगाड़ने में। बद्री प्रसाद जी के एक दोस्त थे, बड़े ही सज्जन पुरुष थे। उनकी बेटी रजनी को उन्होंने अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। बस गलती यही हो गई थी कि उन्होंने लड़के की सगाई बिना बेटे और पत्नी की मर्जी पूछे बगैर ले ली थी। क्योंकि उन्होंने रजनी को देखा था, बड़ी ही सुंदर, सुशील और घर को जोड़कर रखने वाली लड़की थी। उन्होंने सोचा कि अगर रजनी बिटिया इस घर में आ गई तो हो सकता है उसके गुणों के आगे ये मां बेटा अपनी हरकतों को छोड़ दें। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। रजनी ब्याह करके इस घर में आई तो आते ही उसके दुख के दिन शुरू हो गए। वो उनके बेटे को रत्ती भर भी पसंद नहीं थी। बद्री प्रसाद की पत्नी तो सारा ही दिन इस ताक में रहती थी कि ये कुछ गलती करे और वो अपने बेटे के हाथों उसे ऐसी मार मरवाए कि उसे नानी याद आ जाए। बेटा तो पहले ही किसी कोठे वाली को पसंद कर चुका था, उसे ब्याह कर भी घर लाने वाला का। लेकिन उससे पहले ही बद्री प्रसाद ने रजनी को उस घर की बहू बना दिया। बेटे को वो एक आंख भी नहीं भाती थी। वो जानवरों की तरह उसे जरा सी बात पर पीटने लगता था। बेचारे बद्री प्रसाद बहू के साथ हो रहे अत्याचारों को देखते रहते और मन में कुढ़ते रहते कि किस नर्क में बेचारी को लाकर झोंक दिया। मैंने तो सोचा था कि अच्छे घर की संस्कारी बहू आएगी तो दोनों मां बेटा सुधर जाएंगे, लेकिन इन दोनों ने तो इस बेचारी का जीना भी दुश्वार कर दिया है। हे भगवान, अब मैं ये सब नहीं देख सकता, तुम मुझे उठा लो। भगवान तो जैसे बद्री प्रसाद की ही सुन रहा था। एक दिन खाना खाकर जरा सी देर धूप में कुर्सी बिछाकर बैठे तो बस एक हिचकी ही आई थी, उनका परलोक गमन हो गया। सारे घर में मातम पसरा गया। जो बद्री प्रसाद ने कमा कमा कर जोड़ रखा था उसे दोनों ने अपने नाम करवा लिया। उस दिन के बाद से तो रजनी के जैसे नर्क के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन उनका बेटा उस कोठे वाली को वरमाला डालकर घर ले आयो मां ने भी बेटे का ही साथ दिया। जब रजनी बहू ने इस बात का विरोध किया तो उसे इतना मारा कि उसकी जान ही निकल गई। बाद में जब उन्हें पता चला कि वो मर गई है तो उसकी लाश की पोटली बनाकर ना जाने कहां फेंक आए और उसके थोड़े दिनों बाद ये मकान किसी को औने पौने दामों में बेचकर ये शहर छोड़ गए। बाद में जो परिवार यहां रहने आया था वो 2 दिन भी नहीं टिका यहां और रातों रात मकान खाली करके चला गया। तब से यह बात चारों तरफ फैल गई है कि यह मकान शापित है। चाय वाले से सारी बात जानकर और खाली गिलास उसकी दुकान पर रखकर अमन उस घर की तरफ चल दिया। तभी पीछे से चाय वाले ने आवाज दी, बाबू साहब, उस घर में क्यों जा रहे हो? काका, रजनी से मुलाकात जो करनी है तो घर के अंदर जाना तो पड़ेगा ना। यह कहकर अमन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चला गया। विनोद सही ही कहा रहा था। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। जैसे तैसे करके अमन ने सारे सामान को यथास्थान रखा, फिर कमरे के बीचों बीच एक पाटा बिछाकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दिया और देवी मां की मूर्ति स्थापित कर दी। फिर स्फटिक का स्वास्तिक और माला निकालकर देवी मां का जाप करने लगा। वो जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रहा था, तभी सारे घर के खिड़की दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। अमन समझ गया कि वो बेचारी अपनी उपस्थिति इसी तरह दर्शा रही है। तभी अमन ने जोर से पुकारा, रजनी बहन, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या क्या गुजरी है। मुझे साक्षात आकर प्रमाण दो कि ये तुम ही हो। तभी अचानक से सब शांत हो गया और एक धुंधली सी परछाई अमन के बिल्कुल सामने जो सिंदूर से गोला बनाया था, अमन ने उसमें आकर बैठ गई। अमन का जाप लगातार जारी था।
उसने गौर से देखा, बहुत ही सुंदर सी पतली छरहरी सी एक युवती उसके सामने बैठी थी। अमन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे पता है बहन, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। मैं जानता हूं तुम एक बहुत पवित्र आत्मा है, तभी तुम सहजता से इस सिंदूर के गोल में आकर बैठ गई हो। तुम्हारा मकसद केवल उन पापियों को सजा दिलाना है। तुम ये सब करके अपनी बात लोगों तक रखना चाहती थी, लेकिन तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं था। अब तुम मुझे बताओ, उन पापियों ने तुम्हारी लाश कहां दफन की है? तभी रजनी की आत्मा फूट फूट कर रोने लगी और उसने वो स्थान अमन को बताया जहां उसकी लाश को गाड़ा गया था। साथ ही यह भी बताया कि उसकी सास और पति इस समय कहां पर है। अमन ने उस जगह जाकर रजनी के कंकाल को निकाला और पुलिस को सारी बात बताकर रजनी के सास और पति को जेल भेजवा दिया और स्वयं एक भाई बनकर रजनी का अंतिम संस्कार कर दिया और उसे मुक्ति दिला दी। यह सब अमन ने 4-5 दिनों में ही कर दिया और फिर विनोद को लेकर उस घर में गया और बोला, विनोद, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, अब आराम से रहो। यार, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं विनोद, एहसान की क्या बात है, ये तो अच्छी बात हो गई है मेरे हाथों। चलो, एक आत्मा को तो मुक्ति मिली। बस इसी तरीके से वो धीरे धीरे लोगों की मदद करने लगा था अपनी सीखी हुई विद्याओं द्वारा। तभी ट्रेन ने एक बार फिर से हॉर्न दिया। अमन ने फिर से डिब्बे से झांक कर देखा, कुंवरपुर स्टेशन आ गया था। उसने अपने फोन पर समय देखा, रात के 9 बज चुके थे। अमन ने सोचा कि गाड़ी समय पर ही है, शायद 11:30 बजे के आसपास वो नवलगढ़ पहुंच जाएगा। उसने अपने स्टाफ को दूसरी गाड़ियों से कंस्ट्रक्शन का सामना देकर पहले ही रवाना कर दिया था। विनोद भी उन लोगों के साथ था, क्योंकि रास्ते में सारे स्टाफ और सामान की देखभाल विनोद की ही जिम्मेदारी थी। वो सुबह 12 बजे ही नवलगढ़ के लिए निकल गए थे। शायद वो अमन के वहां पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। अमन ने उससे कहा था कि जब वो वहां पहुंच जाएं तो उसे कॉल कर लें। आगे की क्या प्लानिंग करनी है वो उसे बाद में बताएगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी क्योंकि स्टेशन आने वाला था। वहां 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकी और फिर से ट्रेन ने सीटी बजा दी। अमन जब गाड़ी रुकी थी तो वॉशरूम के लिए अपने डिब्बे से निकलकर चला गया था। जब वापस आया तो ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। तभी अमन की नजर उसके डिब्बे की खिड़की से लटकती एक औरत पर पड़ी। वह जोर से चीखा, सुनो, ऐसे खिड़की से मत लटको, गिर जाओगी। तुम्हें कहां जाना है? अदर डिब्बे में आ जाओ। मुझे लगता है तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसीलिए तुम ऐसे खिड़की से लटकी हुई हो। वो कोई राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए थी, बड़ी ही मासूम सी लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आंखों में बहुत से सवाल हो और वो उनका उत्तर ढूंढ रही हो। अमन खो सा गया उसकी झील सी आंखों में। अमन को जब होश सा आया तो उसने देखा वो लड़की कभी की उसके डिब्बे में आकर बैठ गई थी। वो नीचे फर्श पर बैठी थी। तभी अमन ने जैसे ठंड की वजह से अपने दोनों हाथों को मसला तो उसे महसूस हुआ कि उसके नाखून बढ़े हुए हैं। तो उसने अपनी शेविंग किट से नेल कटर निकाला और नाखून काटने लगा। तभी वो लड़की एकदम से बोली, ना बाबू सा, थे यो के करियो हो, रात होते पीछे नाखून ना काटिया करो। मारी मासा कहया कराई थी के रात नए जो लोग का नूह काटिया करो, ना तो उसके पांचे भूत नहीं लग जावे हैं। वो कहना चाहती थी कि नहीं बाबू साहब, आप ये क्या कर रहे हैं, रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। हमारी मां कहती थी कि रात को नाखून काटने से भूतनी पीछे पड़ जाती है। अमन आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। अमन ने देखा वो लगातार एक ही दिशा में देख रही थी, जैसे कहीं खो सी गई हो। अमन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा और कहां जा रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता जैसे तुम खिड़की से लटक गई थी, गिर जाती तो? मन तो मिट ही गया है बाबू सा जीवन की पगडंडी पर। बस अब तो साया ही शेष रह गयो है। पन लोग भाग मने भंवरी कहा करते। उस औरत ने आंखों में पानी भरकर कहा, करते करते से क्या मतलब है तुम्हारा? ना मैं तो कहूं हूं कि अब कौन जाने हैं मन्ने इस परदेश में। आपने गांव में तो सगरा लोग भंवरी के नाम सू जानते मन्ने। रही बात डर की तो बाबू सा मन्ने डर को नहीं लगता इब। अच्छा तो भंवरी तुम कहां जा रही हो? बाबू सा जहां यो रास्ता ले जावे, पण मन्ने तो नवलगढ़ जानो था। हाँ हाँ, तुम सही ट्रेन में चढ़ी हो, ये वही जा रही है। कुछ खाओगी?
भंवरी ने बड़ी ही मासूमियत से ना में सिर हिला दिया और फिर से एक ही दिशा में देखने लगी। रात के 9:30 बजे गए थे आयशा। अमन हल्का फुल्का नाश्ता साथ लाया था। उसने बैग में से बिस्कुट और नमकीन निकाले और औपचारिकतावश उसने भंवरी को कुछ बिस्कुट और नमकीन प्लेट में डालकर दी। वो तो खा रहा था, लेकिन भंवरी ने उसे छुआ तक भी नहीं। अमन ने पानी पिया और थोड़ी देर अपनी सीट पर कंबल ओढ़कर लेट गया। उसने भंवरी को भी ऊपर सीट पर बैठने को बोला, लेकिन उसने मना कर दिया। अमन देख रहा था। भंवरी वैसे तो एक संपूर्ण औरत लग रही थी, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कमी सी लग रही थी उसमें। क्या चीज ऐसी है जो भंवरी को औरतों से अलग रूप दे रही थी, जबकि उसने सारा श्रृंगार औरतों जैसा कर रखा था। बहुत देर सोचने के बाद उसने जाना, हां, उसकी आवाज में वो कोमलता नहीं थी जो औरतों के लहजे में होती है। उसकी आवाज मर्दाना लग रही थी। एक बार तो अमन पूछने को हुआ था, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया कि कहीं ज्यादा पूछताछ करूंगा तो कभी ये ना कह दे कि आपसे मतलब। अमन को लेटे अभी 10 मिनट भी नहीं हुई थी, तभी उसे बहुत ज्यादा ठंड का एहसास हुआ। उसने देखा खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। वो जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए उठा और पीछे जहां भंवरी बैठी थी उधर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां वो थी ही नहीं। इतनी जल्दी वो कहां चली गई? अभी तो कोई स्टेशन भी नहीं आया है। अमन दौड़कर दरवाजे के पास आया और सिटकनी खोलकर बाहर झांक कर देखा। वो दूर दूर तक कहीं भी नहीं थी। अमन वापस आकर सिटकनी बंद करके अपनी सीट पर बैठा ही था कि थोड़ी देर बाद उसे कुछ याद आया तो उसे करंट सा लगा। वो खिड़की पर लटक रही थी तो उसने उसे अंदर आने के लिए कहा था, लेकिन वो इन बातों में ये तो भूल ही गया कि उसने तो ना आते वक्त और ना ही उसके जाते वक्त सिटकनी को खोला ही नहीं। तो फिर वो डिब्बे में आई कैसे और वापस कैसे गई? कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमन को फिर उसने माता रानी का ध्यान लगाया तो पता चला कि वो कोई भटकती हुई आत्मा थी। लेकिन उसके पास आने का क्या मकसद हो सकता है? क्या वो उससे कुछ कहना चाहती थी? अमने को अचानक से झुरझुरी सी आने लगी। वो प्लेट जिसमें नमकीन और बिस्कुट डालकर उसने भंवरी को दी थे, वो वैसे के वैसे ही जमीन पर पड़े थे। अमन की मां ने कहा था कि बेटा, हम जिसके नाम से जो चीज निकाल देते हैं वो उसकी हो जाती है, इसलिए कभी भी किसी को दी हुई चीज अगर वो ना खाए तो हमें नहीं खानी चाहिए। यही सोचकर अमन ने वो बिस्कुट और नमकीन उठाकर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिए। अमन ने देखा रात के 10 बज चुके थे। विनोद और बाकी सब लोग पहुंच गए होंगे, फिर फोन क्यों नहीं आया? अभी वो ये सोच ही रहा था कि विनोद का नंबर मोबाइल पर फ्लैश होने लगा। उसने फटाफट फोन उठाया और बोला, हाँ हेलो विनोद, तुम कहां हो इस समय? मेरी ट्रेन तो टाइम पर है, मैं तो 11:30 तक पहुंच जाऊंगा। सर, हम तो यहां पर आधा घंटा पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन यहां सारा सामान उतारने में समय लग गया। अब बताओ हमें क्या करना है? ऐसा है विनोद, 10 बज चुके हैं, मैं 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तब तक तुम नवलगढ़ के आसपास कहीं रहने के लिए जगह ढूंढो। जी सर, इधर कुछ स्थानीय मजदूरों को मैं रास्ते से बैठा लाया था गाड़ी में। उनमें से एक मजदूर के जानकार के मालिक अपनी हवेली दे देंगे किराए पर। ठीक है विनोद, तुम वहां जाकर सारी व्यवस्था करो और मुझे वहां की लोकेशन भेज देना। जी सर, ठीक है। यह कहकर विनोद ने फोन को रख दिया। तभी ट्रेन ने फिर सीटी मारी। पिथौरागढ़ आ चुका था। बस अगला स्टेशन नवलगढ़ था। अमन जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगा, क्योंकि वो लापरवाह था। मां हमेशा उसे हिदायतें देती रहती थी कि बेटा सही से खाना, अपने सामान का ध्यान रखना, अब की बार कुछ मत छोड़कर आना। बस अमन का ध्यान भंवरी की ओर ही लगा हुआ था कि आखिर वो गई तो गई कहां और वो क्या कहना चाहती थी। उसके बहुत से सवाल थे उसकी आंखों में। अमन को यह तो लग रहा था कि उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो था उसके पास आने का। क्या वो जानती थी कि उसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं? तभी ट्रेन ने एक बार फिर से हॉर्न दिया। अमन समझ गया उसकी मंजिल यानी नवलगढ़ आ गया है। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो चुकी थी, क्योंकि यह रेलगाड़ी का अंतिम स्टेशन था। यहां से फिर से नए यात्रियों को लेकर दिल्ली की ओर ले जाती थी यह रेलगाड़ी। अमन ने मोबाइल में देखा, सही 11:30 बजे थे। सामान तो उसने पहले ही पैक कर लिया था।
सामान के नाम पर एक अटैची और एक बैग ही तो था उसके पास। जब गाड़ी स्टेशन पर रुकी तो अमन नीचे उतर आया। अमन यह देखकर हैरान रह गया कि उसके अलावा एक और यात्री उस ट्रेन में से स्टेशन पर उतरा था, और वो भी ना जाने कुछ ही क्षणों में आंखों के आगे से ओझल होकर कहां चला गया था। वह स्टेशन बहुत ही पुराना और सुनसान था। एक लैंप पोस्ट जल रहा था जिसकी रोशनी इतनी मध्यम थी कि सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। सर्दी भी अचानक से बहुत बढ़ गई थी। अमन ने अपने जैकेट, जो उसने बैग में ऊपर ही रखी हुई थी, उसे निकाला और पहन लिया था। वह धीरे धीरे चलता हुआ स्टेशन मास्टर के कमरे में गया। वहां उसने देखा एक 60-65 साल का आदमी केतली से चाय कप में उड़ेल रहा था। वो उससे मुखातिब होकर बोला, सर यहां पर कोई स्टाफ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों, क्या काम था आपको बाबू साहब? नहीं नहीं, बस मैं तो ये पूछ रहा था कि बड़ा ही सुनसान स्टेशन है, कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा, यहां से कोई रिक्शा, तागा वगैरह मिल जाएगा या नहीं? हाँ बाबू सर, स्टाफ भी मैं ही हूं और स्टेशन मास्टर और गार्ड भी मैं ही हूं। छोटी सी जगह है ये, यहां कौन आता है? कोई नहीं। हाँ, इस गाड़ी का आखिरी स्टेशन है, इसलिए थोड़ी चहले पहल हो जाती है, वरना वीरान ही पड़ा रहता है ये स्टेशन। रही बात रिक्शा तांगे की, तो आपको जाना कहां है? मेरा एक जानकार है, रिक्शा वाला, यही स्टेशन पर एक कोठरी है, उसमें सोता है। दिन भर रिक्शा चलाता है और रात को यहां आकर सो जाता है। रात बेरात कोई भूला भटका मुसाफिर यहां आ जाता है तो उसे छोड़ आता है उसकी मंजिल पर। पहले आप बताओ, आपको जाना कहां है? रुको, अभी मोबाइल पर लोकेशन देखकर बताता हूं। अमन ने मोबाइल पर विनोद द्वारा भेजी हुई लोकेशन देखी और बोला, साहूकारों की हवेली। साहूकारों की हवेली? वहां क्या किराएदार हो क्या? क्योंकि वो हवेली तो किराए पर दी जाती है। यहां इस जगह कोई काम से आए हैं क्या बाबू साहब? हाँ काका, नवलगढ़ के किले की मरम्मत करके उसे पर्यटन विभाग को देना है, फिर तो आपके स्टेशन पर खूब चहल पहल रहा करेंगे। काका क्या कहा साहब? नवलगढ़ का किला? क्यों, ऐसा क्या है उस किले में जो आप इतना घबराकर बुला रहे हैं? साहब, साक्षात मौत नाचती है। उस किले में कितने ही ठेकेदार यहां आए उसे ठीक करने के लिए, कुछ पागल हो गए तो कुछ काम छोड़कर भाग गए। एक दो जो कमजोर दिल के थे उन्हें हार्ट अटैक आ गया और भगवान को प्यारे हो गए। तभी तो मैं यहां आया हूं काका, मुझे इस तरह के काम बहुत अच्छे लगते हैं। आप फटाफट उस रिक्शे वाले को बुला लीजिए, मुझे वहां हवेली पहुंचना है। मेरे साथी लोग सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जैसा आप उचित समझो बाबू साहब। ये कहकर वो स्टेशन मास्टर उसे बुलाने चला गया। जब वो रिक्शा वाला आया तो अमन ने उससे कहा, साहूकार की हवेली चलोगे? जी साहब। ये कहकर वो रिक्शा चालक उसका सामान रिक्शा में रखने लगा। अमन भी फटाफट रिक्शा में बैठ गया, क्योंकि स्टेशन मास्टर से बात करते करते उसे समय का पता ही नहीं चला। तकरीबन आधा घंटा बीत गया था। मोबाइल की घड़ी 12 बजा रही थी। धुंध भी बढ़ने लगी थी। पहाड़ी इलाका था, इसलिए कोहरे का असर कुछ ज्यादा ही था। रिक्शा वाला धीरे धीरे चला रहा था। अमन ने उससे पूछा, यहां से कितनी दूर है साहूकारों की हवेली? बस बाबू साहब 20-25 मिनट और लगेंगे वहां पहुंचने में। कोनो काम आए हो क्या बाबू साहब? हाँ, यहां के किले की मरम्मत करवानी है, जिसका जिम्मा हमारे विभाग को मिला है। बाबू साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं कौन हूं जो आपको सलाह दूं? बस संभल कर जाइयो, उस किला मह सुनियो है, आत्माओं का वास है उस किले में। बहुत से लोग जान गंवा बैठे हैं। एक गांव वालों ने तो सरकार को झापन भी दे दिया था कि किले के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, यह शापित है। लेकिन बाबू सा लोगा ना, यहां का वातावरण खूब भा जावे है, सो इस सरकार के लोग बार बार इत्सकु आ जावे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यह कहकर अमन ने बात समाप्त करने की कोशिश की। शरीर में गर्मी आने पर अब तो वो रिक्शा वाला भी तेज रिक्शा हाँकने लगा। तभी अमन को अपने कान के पास कुछ सुरसुराहट सी महसूस हुई। ऐसे लगा जैसे कोई कान के पास मुंह करके कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसकी ठंडी सांसें उसे महसूस हो रही थी। रिक्शा की चरमराहट में वो आवाज स्पष्ट नहीं हो रही थी। तभी उसने एक बहुत हल्की सी आवाज सुनी, बाबू साहब। अमन एकदम से चौंक गया। भंवरी, ये
ये तो भंवरी की आवाज थी। अमन महसूस कर रहा था रिक्शा के साथ साथ कोई चल रहा है। छन छन की आवाज उसे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तभी उसने देखा रिक्शा से थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे वहीं भंवरी खड़ी थी, जो उसे रेलगाड़ी में मिली थी। अमन उसे चिल्लाकर बोला, भंवरी, भंवरी, तुम यहां पहुंच भी गई, लेकिन स्टेशन पर तो तुम उतरी ही नहीं थी। फिर यहां कैसे आ गई तुम? अमन बेहताशा बोले जा रहा था। तभी रिक्शे वाला जोर से बोला, कहां कौन है बाबू साहब? कौन भंवरी? आप किसे देखकर चिल्ला रहे थे? यहां तो कोई भी नहीं है। अमन ने जब अपने आप को संभाला तो देखा वो रिक्शा वाला उसे जोर से इकझोर रहा था। अमन ने झेंपते हुए कहा, कुछ नहीं है, शायद मेरी आंख लग गई होगी। तभी रिक्शे वाला जोर से बोला, लो बाबू साहब, आ गई आपकी मंजिल, साहूकारों की हवेली।